नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन फर्स्ट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये L2 का पेपर है जो शिफ्ट 3 का है 2022 का। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? वोल्फगैंग कोहलर, जेरोम ब्रूनर, मोर्टिन सेलिगमैन या एरिक एरिक्सन। तो इन जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, इनमें से कौन है जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था? वो है कोहलर। और इनके साथ कोपका भी थी साथ में। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आप दोस्तों से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? जो समस्या समाधान उपागम है, इसका अंतिम चरण कौन सा है? तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन या क्रियाविधि का प्रदर्शन। जो समस्या समाधान उपागम होता है, इसका जो अंतिम जो पद होता है वो क्या होता है? निष्पादन का सत्यापन करना। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में जो रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी कि जो समायोजन की जो युक्तियां थी, जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, वह मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अब्राहम मास्लो के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा। जो व्यक्तित्व मापन समायोजन की जो रक्षात्मक युक्तियां हैं वह सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा अगला है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? जो सीखने के नियम दिए थे थार्नडाइक के द्वारा, तत्परता का नियम ये भी इन्हीं का है, अभ्यास का नियम ये भी थार्नडाइक का है, प्रभाव का नियम भी यही है। लेकिन जो साहचर्य का नियम है ये इनका नहीं है, साहचर्य का नियम। बी वाला ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा, साहचर्य का नियम। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? यानी कि कक्षा में सीखने के लिए प्रभावित करता है वो कारक कौन सा? स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था या विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो सीखने को प्रभावित करने वाला जो मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है, आइए उसको बताना है। तो इनमें से जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो आ जाएगा अभिप्रेरणात्मक और संवेगात्मक अवस्था। यानी कि बालक को अभिप्रेरणा मिलना चाहिए और संवेग रूप से अच्छा होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? जो ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? यहाँ पे मेन एलन का ध्यान रखना, सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विकलन, अंतःक्रिया शिक्षण। जो ड्वाइट डब्ल्यू एलन है, इनके द्वारा सूक्ष्म शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की थी। ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? जो अभिप्रेरणा के चक्र है, इनके 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से? अधिगम, पुरस्कार या संतुष्टि। आवश्यकता, अंतर्निहित या प्रोत्साहन। ये सही है। आवश्यकता आती है, फिर अंतर्निहित देता है, प्रोत्साहन आता है। अभिप्रेरण, लक्ष्य, प्रतिपुष्टि या उपलब्धि, अनुमोदन, ये तो होता ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट बैठता है हमारा, कि आवश्यकता, अंतर्निहित और प्रोत्साहन, ये तीनों ही घटक अभिप्रेरणात्मक चक्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरण कौन सी है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या पुरस्कार। जो बाह्य अभिप्रेरण का अंग है वो क्या है? निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? ये पता लगाना है। उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या पुरस्कार। तो इसमें देखें तो जो उपलब्धि का जो बाह्य प्रेरण है वह है पुरस्कार। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार ऐसी चीज है जो बाह्य रूप से प्राप्त करता है व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? यानी कि जो शिक्षण कराने का प्रकार नहीं है, बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर या चिंतन स्तर। देखा जाए तो जो प्रदर्शन स्तर है ये शिक्षण के प्रकारों में शामिल नहीं होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। शिक्षण के प्रकारों में इसको शामिल नहीं करते। बोध स्तर आता है, स्मृति स्तर आता है और चिंतन स्तर इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? एनसीएफ को कब प्रस्तावित किया गया था? 2001, 5, 2004 या 2008? जो एनसीएफ बनाया गया था वो 2005 को बनाया था, यानी कि इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें बोनस मिला था, क्योंकि इसमें जो ये दे रखे हैं ऑप्शन ये सभी शामिल है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। उपलब्धि भी आता है, सतत भी आता है, नैदानिक भी आता है और उपचारात्मक आता है। ये ऑप्शन मैंने जोड़ा है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा डी ही ए वाला ही करेक्ट होगा, क्योंकि पूछा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कौन सा नहीं है। तो ये वाक्य तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उपलब्धि, सतत, नैदानिक और उपचारात्मक। तो इनमें से कोई नहीं, ये ई वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतकारी। तो जब भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई ना कोई परिवर्तन लाना। तो ये क्या है? रूपांतकारी होता है। डी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा, रूपांतकारी। क्वेश्चन है हमारा, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? यदि हम उपलब्धि परीक्षण तैयार कर रहे हैं या बना रहे हैं तो इसमें से कौन सा नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता या वस्तुनिष्ठता। जो उपलब्धि परीक्षण होता है तो वे कैसा होना चाहिए? एक विश्वसनीय होना चाहिए, उसमें वैधता भी होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। मूल्यांकन तो करता ही है, तो ये इसका पद नहीं है जो उपलब्धि परीक्षण का। बी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा कि इसमें कौन सा सत्य नहीं है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास का अवस्था में, जो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था दी थी सिगमंड फ्रायड के द्वारा, निम्न में से कौन सी नहीं है? वो कौन सी नहीं है? फेलिक अवस्था, एनल अवस्था, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था या लेटेंसी अवस्था। जो सिगमंड फ्रायड ने प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें ये जो सी वाली है एडिपस कॉम्प्लेक्स की जो अवस्था है ये इनके द्वारा नहीं दी थी। सी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? यानी कि जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें इन पदों में से कौन सा नहीं है? स्कीमा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा ही जाता है कि ये जीन पियाजे से अधिकरण, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन। तो जो अधिकरण की जो व्यवस्था है, अवधारणा है, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं है, यानी कि इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों ही जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है।
तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला, जींस का जो जोड़ा है जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है। जींस का जोड़ा है जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान ग्रहण करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, इसको क्या कहते हैं? कायरोटाइप, आरएनए, एलील या ऑटोसोम्स। तो जब विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है तो इसे कहते हैं एलील। क्या कहते हैं? एलील कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला। इससे पहले यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय चेन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। यानी कि यदि हमें व्यवसाय का चयन करना है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार समझाया जाए? संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, अभिक्षमता में अंतर। तो इसे हम अभिक्षमता के आधार पर, यानी कि हमें कितनी क्षमता है और कैसा व्यवसाय चयन करना है, ये जरूरी होता है। क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। जो बाल विकास है उसमें वातावरण की जो भूमिका है वह किसके द्वारा सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? स्वभावगत प्रवृत्तियों के द्वारा, व्यक्तित्व की प्रकृति के द्वारा, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके द्वारा या आदत निर्माण से। तो इसमें जो बाल विकास में जो वातावरण की जो भूमिका है वह किसके द्वारा सही रूप से प्रतिबिंबित होती है? वह है आदत के निर्माण के द्वारा। किसके? आदत के निर्माण के द्वारा होती है। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार क्लास है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के जो नियम है उनके रूप में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। विकास के प्रारूप पूर्व में होते हैं। तो ये भी सही बात है कि विकास प्रारूप पूर्व में होते हैं। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ये भी सही बात है। विकास परिपक्वता तथा सीखने के परिणाम हैं। लेकिन यहाँ पे बात आई कि विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, ये इसका कथन नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैतिक विकास का सिद्धांत रॉबर्ट जे हेविगहर्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग, एलिजाबेथ हरलॉक या लेव वाइगोत्स्की। तो जो वाइगोत्स्की जी ने तो सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था और जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया था। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास है, लाइक से जरूर करते रहिए वीडियो को। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया, यानी कि इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया था? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत। जो स्टर्नबर्ग थे इनके द्वारा त्रितंत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित दिया था, त्रितंत्रीय। सी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा, त्रितंत्रीय सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, आरबी अल्फा परीक्षण या ड्रॉ ए मैन परीक्षण। देखिए निष्पत्ति परीक्षण की बात करें तो इसमें जो भाटिया जो बैटरी परीक्षण है ये एक तरह से निष्पत्ति परीक्षण है बैटरी बुद्धि का, भाटिया बैटरी वाला जो भारत में बना है, भारत का है।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जो प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है, सत्य नहीं बतानी। सामान्यतः संभाव्यता होती है, अधिगम, समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध। ये तो सही बात है कि इनमें शील गुणों का अंतर संबंध होता है, विचलनशील भी होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और सामान्य संभाव्यता भी रहती है इनमें। लेकिन जो अधिगम समानता इसमें अवधारणा सत्य नहीं है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया। यानी कि जो व्यक्तित्व के जो शील गुण का जो सिद्धांत है, नीचे दिए गए व्यक्तित्व के जो शील गुणों के प्रतिपादक है, इनमें से कौन सा नहीं है। पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैकग्रे या रेमंड केटेल, हेंस आइजेनिक या गॉर्डन ऑलपोर्ट। तो जो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैकग्रे है, ये यही है जिन्होंने शील गुण का प्रतिपादन नहीं किया था। रेमंड केटल, आइजेनिक, ऑलपोर्ट, ये तीनों ही व्यक्तित्व के शील गुणों से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। नैदानिक निदान के लिए वैध है। MMPI, MMPI, 16PF, जो 16PF है, और EPPS, और एक है TAT, ये भी परीक्षण ही है सभी। तो व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध कौन सा माना गया है, तो वह है MMPI, यही वैध माना गया है MMPI। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि कुसमायोजन का कौन सा जो तत्व है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व है जो विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। निर्णय लेने से संबंधित है। तनाव, कुंठा, चिंता या द्वंद्व। यदि हमें निर्णय लेना है, कोई भी दो बात ले लीजिए। यदि आपको व्यवसाय करना है या फिर नौकरी, तो नौकरी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, व्यवसाय के लिए आपको सीखना होगा और इसमें तैयारी करनी होगी। तो इनका दोनों का डिसीजन लेने के लिए हमें क्या उत्पन्न होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो निर्णय लेने के लिए कौन सी चीज काम आती है, द्वंद्व काम में आती है। फिर अपन निर्णय लेते हैं कि मुझे व्यवसाय करना है या नौकरी करनी है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जेबी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर कौन सी विशेषता इनमें से शामिल नहीं होती है। चिंतन में समानुभूति, समस्या की बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। जो सृजनशील बालक होते हैं वह समस्या के बहुविध उत्तर प्राप्त करते हैं और चिंतन में लचीलापन होता है उनका, और चिंतन में मौलिकता होती है। ये तीनों ही शामिल होते हैं सृजनात्मक बालकों में। लेकिन जो चिंतन में समानुभूति, ये बात इसकी विशेषता शामिल नहीं है। यानी कि समान अनुभूति नहीं होती, अलग अलग अनुभूतियां होती है। जैसे जैसे चिंतन करेगा तो उसके अंदर अलग अलग अनुभूतियां शामिल होती जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि ट्राइसोमी 21 यानी कि गुणसूत्र 21 को कहा जाता है। ट्राइसोमी का मतलब होता है गुणसूत्र 21 को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर संलक्षण या डाउन लक्षण। जो ट्राइसोमी यानी गुणसूत्र 21 है, इनको क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम के रूप में, संलक्षण यानी कि डाउन सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा।
ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है डाउन संलक्षण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति, विशेष कक्षाएं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए कौन सा पद इसमें से शामिल नहीं किया जा सकता, तो वह है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की कहाँ जरूरत आ रही, यानी कि इसकी आवश्यकता नहीं है उपचारात्मक अध्ययन की। ये तो कमजोर बालकों के लिए किया जाता है, बाकी सब कर सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है, यानी कि इनमें से कौन सी जो विकृति है जो अधिगम से संबंधित है। क्रिटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया या ऑटिज्म। तो यदि आपने अभी तक भी जाते जाते सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों या टेलीग्राम ग्रुप में। इसका क्वेश्चन का आंसर है हमारा डिसलेक्सिया, जो विकृति संबंधित है, अधिगम विकृति संबंधी। सी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसे लगी? बहुत ही शानदार क्लास थी होने में, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।